नमस्कार। आज बात करते हैं एक कहानी की, हमारी कहानी की। ये कहानी है बिहार में हमारे दलित समुदाय की, करीब 40 साल की एक लंबी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो दमन के अंधेरे से निकलकर अपनी आवाज बुलंद करने तक पहुंची। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, 1.2% साल था 1921, और ये हमारे दलित समाज में पुरुषों की साक्षरता दर थी। और महिलाओं की जरा सोचिए, सिर्फ 0.1%। ये थी हमारी जमीनी हकीकत, एक इतनी गहरी खाई जिसे पाटना ही हमारे संघर्ष की शुरुआत थी। लेकिन देखिए, सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर हम इस हाल से उठकर सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की हैसियत तक पहुंच गए। यही तो है हमारी कहानी, हमारे संघर्ष की, हमारे स्वाभिमान की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट से, एक बदलाव की आहट। ये वो दौर था जब हमने पहली बार एक साथ आकर, एकजुट होकर अपने आत्म सुधार के बारे में सोचना शुरू किया। देखिए, इससे पहले कि नेशनल मूवमेंट का ध्यान हम पर जाता, हमने जमीन पर खुद को जोड़ना शुरू कर दिया था। साल 1913 के बाद से ही हमारे जातीय संघों की बैठकें होने लगी थी, और 1914 आते आते तो दुसाध और चमार समुदायों ने पूरे बिहार में बड़ी बड़ी सभाएं की। ये हमारी जागरूकता का, कह सकते हैं, पहला और सबसे अहम कदम था। अच्छा, उस वक्त हमारे शुरुआती लक्ष्य सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थे। नहीं, वो सामाजिक थे, वो व्यक्तिगत थे। सबसे पहले तो हमें अपना इतिहास खुद लिखना था, ताकि हमारे अंदर का गौरव जागे। फिर हमने तय किया कि शराब जैसी बुरी आदतों को खत्म करना है, ताकि समाज में हमें सम्मान की नज़र से देखा जाए। और हाँ, सबसे ज़रूरी, हम अपने बच्चों के लिए मॉडर्न एजुकेशन और अपने लोगों के लिए कानूनी बराबरी चाहते थे। और इस बदलाव की आग को हवा देने में कबीरपंथ और शिव नारायण जैसे सुधारवादी संप्रदायों का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये वो पंथ थे जो खुलकर जातिगत भेदभाव के खिलाफ बोलते थे। हमारे चमार और दुसाध समुदाय के बहुत से भाई बहन इनके अनुयायी बने, और यहीं से हमें एक, कह लीजिए, एक वैकल्पिक आध्यात्मिक और सामाजिक ढांचा मिला। और फिर आया एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़, जब गांधी जी के नेतृत्व में देश का स्वतंत्रता संग्राम, उसने अस्पृश्यता के मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाना शुरू कर दिया। हमारे लिए तो ये एक नई सुबह की तरह था। सच में हुआ ये कि 1920 में गांधी जी ने यंग इंडिया में एक बहुत बड़ी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि अगर छुआछूत खत्म नहीं हुई तो पंचम वर्ण के लोगों को कोई और धर्म अपनाने का पूरा पूरा अधिकार होगा। अब सोचिए, इस एक बयान ने पूरे आंदोलन में जैसे एक नई जान फूंक दी, और साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जो सवर्ण हिंदू थे, उन पर जबरदस्त दबाव बन गया। गांधी जी के संदेश का असर तो मानो बिजली के झटके जैसा हुआ। रातों रात हमारा संघर्ष सिर्फ हमारा नहीं रहा, बल्कि वो पूरे देश की बातचीत का, एक नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गया। अब तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी मजबूरन अस्पृश्यता के मुद्दे को अपने एजेंडे में टॉप पर रखना पड़ा। तो अब बारी थी सीधी कार्रवाई की। मतलब अब हम सिर्फ सामाजिक सुधार की बातें नहीं कर रहे थे। अब हम अपने बुनियादी हक के लिए, जैसे मंदिरों में एंट्री के लिए, पब्लिक जगहों के इस्तेमाल के लिए, सीधे जमीन पर उतरकर लड़ने लगे थे। हाँ, तो अब हमारी लगाई सड़कों पर आ चुकी थी। हम जुलूस निकाल रहे थे, उस पानी पर अपना हक मांग रहे थे जो सबका होता है। हम उन मंदिरों के दरवाजे खटखटा रहे थे जो हमारे लिए हमेशा से बंद थे। और ऐसा नहीं है कि हम अकेले थे। हमने सुधारवादी सोच वाले सवर्ण सहयोगियों के साथ भी हाथ मिलाया। अब ये लड़ाई सिर्फ सुधार की नहीं थी, ये सीधी सीधी गरिमा की लड़ाई थी। इसका एक बड़ा उदाहरण 1934 में दिखा, जब गांधी जी बिहार में अपनी हरिजन यात्रा पर आए। समाज का बंटवारा बिल्कुल साफ था। एक तरफ थे सनातनी और रूढ़िवादी लोग जो उन्हें काले झंडे दिखा रहे थे, विरोध कर रहे थे, यहां तक कि उनकी गाड़ी पर हिंसक हमले भी किए। और दूसरी तरफ थे हम, हमारे सुधारवादी कार्यकर्ता, जो पब्लिक मीटिंग्स कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे और हरिजन कल्याण के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उस वक्त के अखबारों ने गांधी जी के खिलाफ इस हिंसक विरोध को सनातनी गुंडई तक कह डाला और इसकी खूब निंदा की। खासकर देवघर की यात्रा, उस दौरान गांधी जी और उनके लोकल सपोर्टर्स को जिस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा, वो बताता है कि हमारी ये लड़ाई कितनी ज्यादा कठिन थी। तो अब हमारा आंदोलन एक नए फेज में दाखिल हो रहा था। सामाजिक सुधार के अभियानों से आगे बढ़कर अब हम पॉलिटिक्स के मैदान में अपनी जगह बना रहे थे, पार्टियों के अंदर अपनी आवाज उठा रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। और हाँ, हमारे इन सारे एफर्ट्स का असर दिखना शुरू हो गया था। सबसे ज्यादा असर हुआ हमारे बच्चों की पढ़ाई पर। जरा सोचिए,
1922 में हर एक 1000 स्कूली बच्चों में हमारे समाज के सिर्फ 94 बच्चे थे। लेकिन सिर्फ 8 साल में 1930 तक ये नंबर बढ़कर 167 हो गया। भले ही ये धीमी जीत थी, लेकिन ये एक पक्की जीत थी। हम धीरे धीरे निरक्षरता की बेड़ियों को तोड़ रहे थे। मुझे आज भी 1939 का वो हरिजन मेला याद है। एक समाज सेवक थे बनारसी प्रसाद गुप्ता। उन्होंने अपनी यादों में लिखा है कि कैसे लोगों में जोश भरने के लिए उन्होंने गांधी, कबीर, रविदास और हाँ, डॉक्टर अंबेडकर तक की तस्वीरें लगाई थीं। यही वो छोटे छोटे प्रयास थे जो जमीनी स्तर पर हमारे लोगों में एक नई चेतना, एक नई सोच जगा रहे थे। और इसी दौरान हमारे बीच से ही नए लीडर्स भी उभरकर सामने आए। एक तरफ थे जगजीवन राम जी, जो कांग्रेस के अंदर रहकर सिस्टम के अंदर से हमारे हक की बात कर रहे थे, हमारी मांगों को पॉलिसी में बदलवा रहे थे। तो दूसरी तरफ थे जगलाल चौधरी जैसे नेता। उनका काम था सभी दलित जातियों को एक साथ लाना और नेशनल लीडरशिप पर बाहर से दबाव बनाना। देखिए, दोनों की स्ट्रैटेजी अलग थी, पर मंजिल एक ही थी। और इन सब कोशिशों का, इस पूरी यात्रा का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब भारत का पहला चुनाव आया, तब तक हमारे समुदाय की आवाज़ एक कमज़ोर आवाज़ नहीं थी। वो एक मुखर, एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। इस बदले हुए आत्मविश्वास की एक झलक देखिए। 1953 के एक सम्मेलन में एक भाषण दिया गया जिसमें कहा गया, जगजीवन राम भारत के स्टालिन हैं। जिस तरह एक मोची के बेटे ने रूस का इतिहास बदला है, उसी तरह जगजीवन राम इस देश की किस्मत बदल देंगे। सोचिए, आजादी के बाद दलित और पिछड़े नेताओं के भाषणों में अब ये आक्रामकता, ये आत्मविश्वास साफ साफ सुनाई देने लगा था। तो कुल मिलाकर इन 40 सालों की यात्रा ने हमारी पहचान को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो लड़ाई सिर्फ गरिमा के लिए शुरू हुई थी, वो अब सत्ता में हिस्सेदारी की एक मजबूत लड़ाई बन चुकी थी। और इसी जमीन पर भविष्य की राजनीति की नींव रखी गई। सवाल ये उठता है कि इस नींव पर आगे बना क्या?